ये जो सेमिनार का कार्यक्रम है, इसकी अध्यक्षता प्राचार्य श्री के सानिध्य में होगी और ये मेरे साथी हैं श्री लाभचंद जी और प्यारे सभी इसमें प्रतिभागी विद्यार्थियों। आज का विमर्श जो है हंस पत्रिका में प्रकाशित आज के दौर की, वर्तमान दौर की एक ऐसी कहानी जो गांव और गरीब से जुड़ी हुई दो लड़कियों पर आधारित है। दोनों लड़कियां गरीब परिवार से हैं, पढ़ना चाहती हैं, हौसला रखती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। आगे बढ़ने के लिए वो शिक्षा को अपना माध्यम इस कदर बनाती हैं कि केवल शिक्षा ही उनके जीवन में मूल आधार रखती है। और गांव में वो 10वीं परीक्षा और 12वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करती है। उत्तीर्ण करने के बाद परिवार में एक उत्सुकता का माहौल रहता है और उस माहौल के बीच में उन्हें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा जो है मिलती है और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ने के लिए जैसे तैसे करके गांव में जो हैं गरीब परिवार होते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। अब जैसा कि आप लोग भी इस दौर से गुजरेंगे, आगे गांव में आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साधन वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी आगे इस दौर से गुजरना होगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको भी अन्य कहीं शहरों में जाना होगा। तो ऐसी ही एक कहानी है जो हंस पत्रिका के दिसंबर अंक में प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है ईना मीना और अखिला पोहा। ये कहानी गांव गरीब की उन दो लड़कियों से जुड़ी हुई है जिनका नाम है ईना और मीना। दोनों लड़कियां पढ़ाई के प्रति एक जिम्मेदारी से आगे बढ़ती हैं और अपने हौसले को साथ रख कर के शहर में कमरा किराए पर लेकर के रहने लगती हैं। रहते हुए पढ़ाई को गति देती हैं और उसी बीच एकाएक कोई एक घटना घटित होती है। एकाएक उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता है और उस समस्या से वो इतनी घबरा जाती है कि उन्हें बोरियां बिस्तर बांध करके उन्हें गांव की ओर लौटने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अब वो अपनी शिक्षा को आगे जारी कैसे रखें, किस प्रकार वो शिक्षा में आगे बढ़ती रहे, तो कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें वापस लौटने को मजबूर होना पड़ता है। पर जैसा समय के साथ विदित होता है कि कुछ चेतना उस समय जब परिस्थिति विपरीत होती है तो चेतना भी उत्पन्न होती है। तो एक अखिला नाम की जो महिला है, अखिला पोहा नाम से इस कहानी में प्रसिद्ध है, तो उनके वहाँ वो लड़कियाँ जो है कमरा लेकर के किराए से रहती थी, तो वो उन्हें चेतनामय बनाती हैं, परिस्थिति से लड़ने के लिए जागरूक करती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और फिर उनसे प्रेरणा पा कर के वो दोनों लड़कियां और वो महिला अखिला पोहा तीनों मिलकर के उस परिस्थिति से लड़ती हैं और वो महिला उन दोनों लड़कियों को हौसला बंधाती है, हौसला जाहिर करती है उनका और आगे बढ़ाती है। और दोनों लड़कियां परिस्थिति से लड़ते हुए फिर अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करती हैं और जो समाज में असामाजिक तत्व होते हैं उन असामाजिक तत्वों को भी वो कैसे सबक सिखाती हैं, इन सब का विवरण इस कहानी में ईना मीना और अखिला पोहा में बाकायदा बड़ा ही सुंदर चित्रण है जो
गांव गरीब की लड़की हो या फिर शहर की लड़की हो, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। और इसमें आज हम इस पर विमर्श करेंगे और आप सभी अपना अपना वक्त से संबंधित है। इसमें जो संवाद आए हैं भोजपुरी भाषा में है, तो अब संवाद तो इसमें ज़्यादा मैंने जोड़े नहीं है, लेकिन वही संवाद में इसमें रखे हैं कहानी, ताकि वो आगे कहानी बढ़ने में मददगार होते हैं। जो कहानी शुरू में होती है, ये कहानी इना मीना नाम की दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो गांव के साधारण से घर से संबंध रखती है। ये घर दूसरों के कपड़े धोकर अपना जीवन गुजर करता है, यानी कि वो धोबी समाज से संबंध रखता है परिवार। इस परिवार में दोनों चचेरे बहनें हैं, दोनों के माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक माता है, वो दोनों लड़कियों को पढ़ाने का आगे बंदोबस्त करती है। ये दोनों लड़कियां ऐसी थी जो मतलब पहली बार 10वीं क्लास तक पढ़ी थी। अब तक इस परिवार से कोई भी लड़की यहाँ इस तक मतलब आ नहीं पाई थी। जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन सभी बेसब्र थे कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होगा। गाँव वालों को ये तो पता था कि लड़कियां पास हो जाएगी, लेकिन वो जब मालूम पड़ा कि लड़कियां फट से पास हुई है, तो उनका मतलब खुशी का पारावार नहीं रहा। इना मीना की इस रिजल्ट से मतलब अम्मा बाबूजी खुश थे। अब अम्मा जब कपड़े धोने घाट में जाती, तो इनकी माँ को और महिलाएं बोलती कि अब अच्छे से घर परिवार देखो इनके लिए और शादी ब्याह कर दो, क्योंकि उसके बाद क्या होना था, मतलब शादी ब्याह ही होगी। लेकिन इनकी माँ ने कुछ सोच रखा था लड़कियों के बारे में। जब इनकी माँ बाजार गई तो एक गैस सिलेंडर लेती आई साथ में, उसके ऊपर एक चूल्हा भी लगा हुआ था। जब ला के रखा घर आंगन में, सबने पूछा कि ये किस लिए, तो सब बताया उन्होंने कि अब लड़कियां शहर जाएगी पढ़ने के लिए। जब शहर जाएगी तो वो क्या मिट्टी चूल्हे पर थोड़ी खाना बनाएगी, तो ये लेके जाएगी। ये उनको ताम झाम मतलब उससे अम्मा ने कर दिया। अब ये बात यहाँ पर हो गई, मतलब माता पिता को, जो पापा थे और परिवार थे, मना लिया कि हमारी लड़कियाँ पढ़ी आगे, यहाँ पर घर में नहीं रहेगी। अब कहानी यहाँ से शहर में आ जाती है। शहर में आने के बाद एक महिला की कहानी शुरू होती है, जो इसके मकान मालिक बनने वाली है लड़कियों के लिए। तो वो महिला इस प्रकार की थी कि अपने पति से उनकी अनबन हो गई थी, तो वो लड़ पड़ी और दोनों में हाथापाई भी हुई। लास्ट में वो लेखिका कहती, मतलब वो जो अकेला हुआ है, कि मैंने अपने पति पर हाथापाई की, लेकिन वो वास्तव में उसने हाथापाई की नहीं थी। तो लास्ट में उसको अफसोस होता है कि मैंने हाथापाई कर ली होती लास्ट में तो वो अच्छा होता, क्योंकि पति ने उस पर हाथ उठाया था, लेकिन इसने हाथ नहीं उठाया। जो भी हुआ हो, लेकिन दोनों अनबन हुई और ये अलग हो गई। बुआ अपने घर में गई, अपने परिवार जो गाँव में था और खेती बाड़ी की, मकान बनाया। मकान ऐसा बनाया कि ऊपर तो रहती थी और नीचे वाला मकान जो था वो किराए पर दे दिया। अब वो महिला अकेले रहती रहती मतलब खुराट टाइप की हो गई थी, लड़ाकू। जो कुछ मिलता, मतलब कोई गली से कोई सामान बच्चा वाला निकलता तो उस पर चिल्लाती, बच्चे आसपास कुछ खेल कूद करते तो उन पर चिल्लाती। और पूरे मोहल्ले प्रसिद्ध थी ये महिला लड़ाकू है, इसमें बोलना ही सबसे बेकार है। और कोई भी मकान जो किराया लेना चाहता उसका, वो उस गली में आता तो उसके मोहल्ले वाले उसको पहले ही भगा देते हैं कि ये तो महिला ऐसी है, तुम इस घर में मत रहना, भगा देते। लेकिन इना मीना को लेकर पिता जब शहर में आया तो उनको ये सब सुनने के बाद भी ये मकान ठीक लगा कि हाँ यहाँ रहना मेरी बच्चों के लिए ठीक रहेगा। खुना टाइप की है, यहाँ कोई आई और कोई नहीं आ सकता, तो उसको सुरक्षित लगा। तो ये मकान किराए पर ले लिया और यहाँ पर रहने लगी और कॉलेज जाने लगी। कॉलेज जाते हैं तो दोस्ती वगैरह बातचीत होती है। तो ये थोड़ा संक्षेप दे रखा कहानी में, तो हुआ ऊपर नजर लगा सकते हैं पाठक की, कुछ हुआ होगा, बातचीत हुई होगी। अब यहाँ से कहानी में आगे ट्विस्ट आता है, मतलब भाग 3 में, कि एक दिन मीना के फोन पर एक फ़ोन आया तो उसने उठाया कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। लड़के की आवाज़ थी, हम तुम्हारे आशिक हैं और हम तुमसे बात करना ही चाहते हैं। उसने फ़ोन काट दिया। फिर दूसरी बार फिर जो कॉल आया तो इन्होंने उठाया, फिर वही बात हुई कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात करो। ये जब फिर उसने फ़ोन काट दिया, अब थोड़ा सा डर बैठ गया दिमाग में, ये ऐसे कौन है जो मतलब ऐसे फ़ोन कर रहा है। ये डर बैठा और अब दोनों लड़कियों ने आपस में बात की कि ये फ़ोन किसका हो सकता है, कॉल कौन कर सकता है। लेकिन कोई संशय में रही दोनों, कोई एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाएगी फ़ोन किसका हो सकता है। अब उन्होंने ये सब सोचा कि चलो मतलब फ़ोन को बंद कर देते हैं ताकि फ़ोन किसी को आएगा ही नहीं। अब रात को जब वो 8 बजे के आसपास अपने घर पर बात करती थी माता पिता से, तो उसमें स्विच ऑफ खोला तो उसमें 8 मिस कॉल पड़े थे, यानी उसने कॉल किया था उस समय। अब बहने वापस डर गई, तो उस समय तो घर पर कहा नहीं, चलो जो भी रहा। और फिर वो बात करने के बाद फिर वापस फ़ोन को स्विच ऑफ करके सो गई। तो नींद तो आनी नहीं थी और नहीं आई। जब स्विच ऑफ सुबह खोला तो फिर उसमें 12 मिस कॉल पड़े थे।
और व्हाट्सएप में मैसेज पड़ा था कि हमसे बात करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में बोल देंगे, बता देंगे कि तुम गलत गलत काम करती हो, ये करती हो, वो करती हो। जबकि वो सब कुछ था नहीं, लेकिन उसको धमकाना था तो वो धमका रहा था। अब संशय में ये थी वापस कि किसका कॉल था, कौन कर सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है, जो भी था। अब उसने फिर वापस ही जो बंद किया, और फिर लेकिन रात को फिर वापस खोला, फिर मिस कॉल पड़े थे। अब इन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया कि जब ब्लॉक करेंगे तो फिर कॉल आएगा ही नहीं। कॉल कर दिया तो फिर रात को 12 बजे नए नंबर से कॉल आया कि तुम मेरे को ब्लॉक करती हो, मैं देख लूंगा तुमको, तुम ये तुम घर बताऊंगा, तुम ये पॉजिटिव धमकाया। अब दोनों वापस फिर डर गई, और ये दोनों ने बात की कि ऐसा जो धमका रहा है, मान लो कोई इस टाइप से लग रहा है जैसे वहाँ कोई चोट आउट टाइप का हो, कल अपन स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, हम पैसे फेंक दिया तो। अब फिर उसने सुबह जो बात हुई तो अपने मम्मी को बताया घर पर कि ऐसी बात लड़का है, वो परेशान कर रहा है। तो उनकी माँ ने, वो भी थोड़ा संशय में आ गई, अब क्या हो, लड़के शहर में है, तो माँ इसके पापा को बोला कि उनको लड़के को वापस बुला लो, नहीं पढ़ना, वो जो हो गया वो पढ़ ली काफ़ी है। ये बात हुई। अब ये सामान पैक करने लगी, रात में खटपट आवाज़ आई थी, अकेला वो मालूम पड़ा। तो फिर वो आई सुबह और उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि हम वापस गाँव जा रही हैं, हमको हो गया, हमारा नहीं पढ़ना। पूरा कारण बताया, पूछा तो फिर तो सब बताया कि ऐसी बात है। तो अकेला वो तो थी शेरनी, वो बोली ऐसी बात है तो तुम मुझे बताती, तुमने कोई निर्णय ले लिया जाने का। तो वो पूरा उसको बोला, मेरे सामने उसको कॉल करो, वो कौन लड़का है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब उसका फोटो मंगवाया गया उससे। तो मालूम उसने पहचाना कि ये तो वो लड़का है जो हम रिचार्ज करता है, एक मार्केट में दुकान है वहाँ पर रहता है वो। तो ये चलिए आगे आगे, और 2 लड़के लेके पीछे पीछे चलो देखते हैं। वहाँ गई और धड़ाधड़ सीढ़ी चढ़ गई उस दुकान पर, और जाकर धमकाया, बबुआ दुकान नहीं खोली है तुम। फिर उसको जब उसकी आवाज़ मोबाइल सुनी तो आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए। ये उसको हम जानते थे कि ये तो महिला है ही ऐसी है। तो वो बेचारा दब्बू बन के बैठा था वहाँ पर, और उसने धमकाया कि तुमको ऐसे हो, मेरे बच्चे दोनों बच्चे मेरी है, और आज कोई कॉल किया तो ये वो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो लड़के साथ में खड़ी थी, वो देख रही थी कि जो लड़का कल तक अब फोन पर शेर बन रहा था वो अभी बिगी बिल्ली बन के बैठा है, और जो पूछ जा रहा है उसके जवाब दे रहा है चुपचाप बैठा बैठा। तो ये उन्होंने सीन देखा उन्होंने, और उनको समझाया और कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो दोनों लेके वापस आ गई। जब घर पे आई वापस तो तब तो दोपहर तक उसके बाबूजी घर पे आ गए थे उसके रूम पर उसको लेने के लिए। तो उनको चाय पिलाई उसने, अकेला बुआ ने, पहली बार, क्योंकि वो पहले किसी चाय पिलाती नहीं थी, वो थी ऐसी। चाय पिलाई और फिर बात की कि लड़के तो यहाँ पर रहेगी और पढ़ेगी, तुम इसको लेके मत जाओ। और पता नहीं क्या बातें और हुई, पिता चला गया वापस, और लड़कियाँ आराम से चेयर से सो गई। सुबह देखा तो न तो फोन पे कोई मिस कॉल था, न कोई मैसेज था। अंत में कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक पंक्ति मुझे लास्ट में बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा है कि गलत से डरना नहीं होता है, गलत से लड़ना होता है। ये पंक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैंने इसको उल्लेख किया है। तो ये बात हमारे जीवन में लागू होती है, कभी डरना नहीं होता है। गलत हो रहा है तो हम डर जाएंगे तो फिर सामने वाले का हौसला बढ़ेगा, वो और शेर बनेगा। तो गलत से लड़ना होता है, ये इस कहानी का मूल प्रतिभा अपन कह सकते हैं। तो ये कहानी थी। अब आप जो भी है आपको बोलो। मेरा कीची, मैं कक्षा BA 3rd ईयर की छात्र हूँ। मैं इस कहानी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि एक माँ अपनी बेटी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दिखाती है। ईना, मीना और अकीला फुआ, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत सच्ची कहानी लगी है मुझे आज दिन तक की। इसमें मतलब लड़कियों को पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक दिखाया गया है, और लड़कियों की हर एक बात को इसमें प्रकट किया गया है, और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं दिखाया गया है। 2 लड़कियाँ रहती है, ईना और मीना, और उनकी माँ का सपना रहता है कि भाई वो आगे पढ़ लिख कर बढ़े और आगे जाके कुछ अच्छी सी मतलब कि उसका भविष्य उज्जवल हो। इस कहानी में मीना की माँ, जो कि एक अच्छी महिला रहती है, वो चाहती है कि मीना, जो उसकी पुत्री रहती है, वो अच्छे से पढ़े और पढ़ लिख करके। और इस कहानी में अकीला बुआ और ईना मीना की एक कहानी है। इसमें लड़की के बारे में, एक लड़की, 2 लड़कियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि बाहर जाके लड़की को कैसे सतर्क, कैसे मतलब कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बुरे इंसानों से कैसे बचना चाहिए, और अपने भविष्य के साथ मतलब भविष्य को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए उनको। तो मैं इस कहानी में से कुछ विचार बताना चाहती हूँ कि
लड़की को अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं कमज़ोर नहीं समझना। कोई भी समस्या हो उनके सामने तो अपने अभिभावक या कोई अपना कोई भी हो, जैसे कि बड़े को बता देना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में इना मीना को अकेला ही अच्छी लगी, जो उनको बता दिया, इसलिए उन लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो गया है। क्योंकि अगर वह जैसे नहीं है और मैं बी ए पार्ट सेकंड से स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यह बात साझा करना चाहता हूँ कि इस कहानी में एक मतलब दो लड़की होती है जो कि वह काफ़ी संघर्ष में रहती है और वह गरीब स्थिति से रहती है। और इसमें यह बताया गया है कि हमें किस प्रकार मतलब लड़कियों को मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसमें मतलब किस प्रकार लड़कियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसमें किस प्रकार से मतलब लड़कियां आगे बढ़ सकती है। और इसमें दो लड़कियां होती है, जैसे एक तो इन्ना होती है, दूसरी मीना होती है, जो कि वह गरीब परिवार से होती है और वह अपनी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे को इस कहानी से सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी है कि ये साहसी महिला की कहानी है, जो कि कह सकते हैं लड़की या बेटी, महिला, माँ। और इस बात से हम तो मतलब अच्छी अवगत रहेंगे, क्योंकि मैं एक खुद लड़की हूँ और लड़की की भावना जान सकती हूँ। मैंने कुछ इस कहानी को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने मन से लिखा है कि विपरीत परिस्थितियाँ हो हजार, डरना नहीं, हमें लड़ना है। सब सोचते हैं नारी को बेचारी, वक्त आने पर वह बन जाती है महाकाली। नारी नहीं पैर की धूल, वह हर घर की है शान, देव इज्जत उसको, हो जाए तुम्हारा कल्याण। नारी कमज़ोर नहीं, उसे कमज़ोर बना दिया जाता है, उसे बेचारी समझकर घर तक ही सीमित रख दिया जाता है। नारी खामोशी नहीं, एहसास होती है, नारी बेचारी नहीं, खास होती है, ऐसी होती है नारी, इज्जत करो मंजिल होगी तुम्हारी। इसके साथ ही मैं बी ए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें मतलब वो जो परेशानी होती है उसका डट कर सामना करना चाहिए। जैसे ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, इस कहानी को हमें गांव में पढ़ रही है उन तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए, जिससे वो जागरूक हो मतलब कि, और कितनी भी कठिन परिस्थिति हो पर जैसे वापस चलकर अपने गांव आना नहीं चाहिए, वही मतलब जागरूक रहना चाहिए, मतलब बस ये होना कर रहे हैं एक कहानी पर। और कहानी हंस पत्रिका जिसे राजेंद्र यादव निकालते रहे, वो तो नहीं रहे, लेकिन पत्रिका निकल रही है। पत्रिका की खूबी यही रही है कि इसमें अक्सर स्त्री विमर्श होता है, दलित विमर्श, और यही समाज के हाशिए पर रहे। इसलिए एक साहित्यकार, यानी इस पत्रिका के संस्थापक थे प्रेमचंद, जिसे सारी दुनिया जानती है, और वो भी कहानीकार थे। संयोग ये रहा कि राजेंद्र यादव भी अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार रहे, और फिर हंस पत्रिका को निकालते हैं। और राजेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान इस अर्थ में रहा कि उन्होंने सिर्फ यूं ही पत्रिका नहीं निकाली कि किसी की कविता आई छाप दी, किसी की कहानी आई और छाप दी, बल्कि वो ये जांच पड़ताल करने के बाद कि ये समाज के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है। जैसा कि अभी पत्र वाचन के बतौर शोधार्थी ने अपना पत्र वाचन किया, और हर प्रतिभागियों ने अपनी बात कही अपने अपने हिसाब से। और देखिए, एक मज़ेदार बात तो ये है कि इसकी लेखिका भी लड़की महिला है, और ज़्यादातर पात्र महिलाएं हैं। माँ है जो बेटी के लिए सपना देखती है, और हर माँ अपनी बेटी बच्चों के लिए सपना ही देखती है, लेकिन उसका सपना ऊंचा इसलिए माना जाएगा कि इस दौर में एक शिक्षा ही ऐसा है, हथियार है, जिससे हर लड़ाई लड़ी जा सकती है। वो ज़माना गया जब तलवार
से लड़ाइयाँ जीती जाती थी, अब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तलवारें लड़ाई का हथियार नहीं हो सकती, बल्कि वो हिंसा फैलाती है और लड़ाई आगे बढ़ती जाती है। और शिक्षा वो हथियार है जो मनुष्य बनाती है। तो अब तक दलित और स्त्री ये हाशिए पर रहे समाज के हमेशा से। तो इसलिए हंस पत्रिका पहचानी इस अर्थ में जाती है कि इसमें या तो वो लेख जो कहीं न कहीं इस तरह से विमर्श करता हो, यानी सवाल उठाता हो। यूँ कहते हैं कि उपन्यास ऐसी विधा है जो सवाल करती है, यानी कोई भी रचना जिसमें अगर सवाल नहीं है किससे, अपने वक्त से, समय से, तो ये कहानी इसलिए बेजोड़ है, अनूठी है, प्रेरणादायी है, जैसा कि बीच बीच में आप लोगों ने भी बताया। और इसीलिए जो ही एक पूरी पत्रिका पढ़ने के बाद इस कहानी को मैं पढ़ रहा था, तभी मुझे लगा कि ये कहानी हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। होता ये है कि अखिला फुआ ने जो किया, अखिला फुआ ने जो और जैसा किया, वो अक्सर महिलाएं ऐसा नहीं करती। इसे क्रांतिकारी महिला कह सकते हैं। उस समाज में क्रांतियों की ज़रूरत होती है। समाज किससे आगे बढ़ता है? चूँकि समाज जब तक सहन करता रहता है, दबता रहता है। और ये प्रक्रिया आदिकाल से लेकर के अब तक है। छोटी मछली बड़ी मछलियों का ग्रास बन जाती है। तो यही मनुष्य के साथ होता रहा। तो ये जो अभी बताया कि इस कहानी में नायिका उसे कहते हैं जो कहानी की आधार है। अब नायिका अगर ढूंढेंगे तो अकेला फुआ निकल करके आएगी, क्योंकि इधर तो दोनों लड़कियां हैं और दोनों पढ़ी रही है और सफ़र पर है। तो सफ़र की शुरुआत अकेला फुआ से होती है। फुआ बुआ, अपने यहाँ बुआ कहते हैं, वहाँ फुआ कहते हैं वहाँ की स्थानीय बोली में, भाषा में। तो फुआ यानी बुआ। तो बुआ शुरुआत में कहानी में हमें दिखाई देती है और उसकी नेचर लड़ने की रही कि पति ने हाथ उठाया तो उसने आकर के कह दिया कि मैंने भी हाथ उठाया, यानी ये नहीं समझे लोग कि मैं पिट के आ गई। एक संदेश तो ये जाना चाहिए कि अब तक कई समाजों में रहा, उपन्यास कहानी में मैंने पढ़ा है कि महिलाएं बड़ी खुश होती है जब पति पीटता है। हाँ, ऐसा संदेश कई कहानियों में आया। खुद महिला, पारंपरिक महिला ये कहती है। जैसे रांगे राघव का एक उपन्यास है जो नटों पर आधारित है, कब तक पुकारूं जी, जो जिसमें सीरियल भी आया था। तो वो नट औरतें ये कहती है कि पति से पिटना ये तो सम्मान की बात है। तो पारंपरिक महिलाएं अक्सर ये कहती रही और ये परंपरा अभी तक चली आ रही थी। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस रूढ़ी को तोड़ने के लिए ये टूट रही है। तो अकेला फुआ जो कि आज की कहानी है, वो बहुत पुरानी रचना है, उसमें इस तरह की बात आई है। तो हर कहानी अपने वक्त के हिसाब से लिखी जाती है। तो इसमें अकेला फुआ जिसे खुर्रेट महिला, लड़ाकू महिला कहा गया, कि वो महिला उपयुक्त नहीं है कहानीकारों के लिए, रचनाकारों के लिए, जो दबती रहती है, पिटती रहती है। वो जो मुकम्मल जवाब दे सके। और वाकई में समाज उसे, वो घर वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। वो क्या निकालेंगे, वो पहले चली आती है और घर में आकर के जम जाती है। संयोग ये रहा कि वो अपने पिता के घर आई और घर में वो खुद ही मालिक हो जाती है घर की। यानी मालिक कब बनेंगे, जब इतना हौसला होगा, इतना साहस होगा। तो अकेला फुआ के माध्यम से कहानी यही बताना चाहती है कि वो घर आई तो घर की मालिक हो जाती है। अब घर में इतने कमरे और मकान होते हैं कि वो किराए पे देने से काम चलेगा, तो किराए पे देती थी। ऐसी दबंग महिला दबंग ही रहेगी, लेकिन समाज नहीं चाहता कि स्त्री ऐसी हो। तो इसलिए आसपास के सब मिलने जुलने वाले कहते हैं कि किराएदार उधर जाते हैं तो पहले से इस तरह का माहौल बनाया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती है कि उधर तो रहना ही मत, रहोगे तो तुरंत तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि तुम जाओ मत, फिर दूसरा मकान बदलोगे। तो शुरू में तो किराएदार आए, बाद में किराएदारों का टोटा पड़ गया और मकान खाली। तो सभी से पूछा, तो मोहल्ले वाले से पूछ करके हम जाते हैं किराए के लेने के लिए। तो जो भी किराएदार आता उसे वो भगा दिया जाता है। अकेला फुआ रचनाकार ने ये जिक्र नहीं किया
कि फिर अखिला फुआ इस पर कैसे रिएक्ट करती है, इस पर ये मौन है कहानी। बल्कि वो दिखाना चाहती है कि परिवेश में ये बोल रहा है कि परिवेश खिलाफ है अखिला फुआ के, ये मोहल्ला नहीं चाहता तो मकान खाली। लेकिन कहानी मोड़ यहाँ लेती है कि वो दोनों लड़कियाँ आई तो पिता ने पूछा, तो पिता को यही जवाब मिला कि भाई तुम कहीं भी लेना पर यहाँ मत लेना। बोला यहाँ क्यों नहीं लो? बोला ये महिला है ना जो ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है, कोई किराएदार ठहरता ही नहीं है। तो उनके पिता को लगा कि ये मकान ही मेरे लिए सुरक्षित है। एक तो ये उदाहरण है कि पिता यही चाहेगा कि उनकी लड़की जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। तो जो मकान किसी के लिए सुरक्षित नहीं था वो ईना मीना के पिताजी के लिए, अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित था। और वाकई में ये अंततः साबित हुआ कि वो मकान उनके लिए कितना जबरदस्त, वरना उनका जो टारगेट उद्देश्य था वो असफल हो रहा था। जैसा कि एक ने कहा ही है कि अगर अखिला फुआ नहीं लड़ती, या यूँ कहें कि अगर वो लड़कियां फुसर फुसर कर रही थी, उन्होंने तो बताया इतना ही था कि भाई हम तो जा रहे हैं, बिस्तर बांध रहे हैं और चले जाएंगे, अब हो गया पढ़ना वढ़ना लिखना, यहाँ तक था जो पढ़ लिया। तो उसको खटका हुआ कि इसके पीछे कोई कारण है। तो उसने कहा नहीं मुझे बताओ कारण क्या है। वो बैठ गई वहीं। इसे कहते हैं कि मनुष्य वो है जो दूसरों के काम आए। साहित्य और रचनाकार, साहित्य का उद्देश्य, रचनाकार का उद्देश्य यही रहा। वो भले मुफलिसी में जी लेगा, उसे उस गरीबी से एतराज़ नहीं है, एतराज़ है बर्दाश्त करने से है। तो ये कहानी बर्दाश्त नहीं करती है अखिला फुआ, इसलिए इसकी नायिका कहलाएगी। नायिका इसलिए भी कहलाएगी कि उनकी शिक्षा अधूरी नहीं रह जाती, शिक्षा होती नहीं। अब शिक्षा लेंगी वो और बोलेगी मैं हूँ, ये मैं हूँ कहना। और लड़के जो डरा रहे थे उन लड़कों के सामने गई तो लड़कों को डरना पड़ा। डरना क्यों पड़ा? क्योंकि वो खड़ी थी उनके लिए। लड़के उनको डरा रहे थे जो डरती है हमेशा। तो याद रहे ये कहानी कुछ संदेश देती है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ये संदेश उस नायिका के द्वारा दिया जा रहा है। वो नायिका न तो पति से डरी, मोहल्ले से नहीं डरी। मोहल्ला ने उनका बहुत आर्थिक नुकसान किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी से ये नहीं कहा कि मेरे किराएदार क्यों नहीं आ रहा, किसी से नहीं कहा, कोई संवाद नहीं। एक तरह से कहानी फिर आगे बढ़ती है और लड़कियां वहाँ आ जाती हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, लड़कियों की ज़िंदगी चलती है। तो ये कहानी मुझे इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण लगी कि हम इस महाविद्यालय में अक्सर लड़कियां आती है, पढ़ती है, उनके साथ भी इस तरह से वाक़यात गुजरते हैं। तो वो यह संदेश लेगी, प्रेरणा लेगी। हंस पत्रिका को पढ़ती है नहीं पढ़ती है, तो ये कहानी आप सब ने करीब 1 दर्जन लड़के लड़कियों ने कहानियाँ पढ़ी। और आज हमारे बीच में 8-10 फिर हम बैठे हुए हैं। एक संगोष्ठी जिस तरह से हो सकती है कि सभी ने पढ़ी और वो कहानी पर बात कर रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं, कहानी को जज्ब कर रहे हैं कि कहानी के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। तो कहानी के अर्थ दरअसल आपने जितना पढ़ा आपको अच्छी लगी, क्यों लगी, तो इसलिए विश्लेषण किया जाता है बैठ करके। इसे बोलते हैं गोष्ठी करना, संगोष्ठी करना, किसी रचना पर चर्चा करना, यही अंश का उद्देश्य रहा। तो ये इस तरह से रेत गड़ी करके लास्ट पन्ना इनका होता है कि जहाँ कहीं भी परिचर्चा होती है तो उसमें ये स्थान देते हैं कि हमारी पत्रिका में निकली रचना पर कहाँ कहाँ बात हो रही है, किस तरह से बात हो रही है। यानी हमारी पत्रिका को एक पाठक पढ़ेगा, लेकिन इस पत्रिका को यहाँ 10-12 पाठकों ने पढ़ा और पढ़ करके वो विचार भी कर रहे हैं। यानी रचना का महत्व तब बढ़ जाता है जब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से विचार करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो इसमें ये चीज़ें कि कहानी में कमी क्या है, कहानी में अच्छाई क्या है, नायिका कौन है, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। कहानी का परिवेश क्या है, कहानी की मूल समस्या क्या है। तो मूल समस्या यही है कि लड़कियों को पढ़ने में आज भी बाधाएँ हैं, खास करके गरीब तबका, गरीब घर है तो पहली बात तो पढ़ाएगा ही नहीं। लेकिन ये महिला दिखाई गई है कि वो किस तरह से एक सपना पालती है और उस गांव में वो पहली बार 10वीं पास करने वाली लड़कियां उस घर से होती है। और उसने सपना देखा था और सपने का पूरा इसमें संदर्भ भी आता है। तो वो सोचती है कि नहीं मेरी लड़कियां भी पढ़ेगी और उसी तरह से आगे बढ़ेगी। तो ये सपना वो देखती है और इसके लिए वो मेहनत करती है।
और घर वालों से, पूरे समाज से लड़ती है वो, बोला कि लड़कियां मेरी पढ़ने के लिए जाएगी। पिताजी का ये उद्देश्य नहीं था, या पिता उतने जागरूक नहीं है यहाँ। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है हमेशा से कि अगर लड़की पढ़ती है, महिला पढ़ती है, तो कई पीढ़ियाँ पड़ जाती है। पुरुष पढ़ता है तो वो खुद ही पढ़ता है, तो इसलिए वहाँ पुरुष दिखाया गया कि पुरुष तो यहाँ मौन है। वो तो महिला ने कहा, महिला ने सपना देखा, महिला पढ़ी लिखी नहीं लेकिन सपना देखा, टीवी देखी। हाँ, तो उसको ऐसा संदेश मिल गया कि पढ़ाई ही सब कुछ है। तो अपनी दोनों लड़कियों के लिए, और चूंकि लड़कियां भी फर्स्ट क्लास पास हो जाती है। अब उस गांव से कोई आज तक बाहर गया नहीं, तो एक तो ये चुनौती थी। तो आसपास समाज किस तरह से रोकता है, आप ये देखेंगे कि आप जो कुछ भी अलग करना चाहेंगे, नया करना चाहेंगे, तो समाज आपको रोकता है, परिवार रोकता है। तो यहाँ पूरा मोहल्ला रोक रहा है, पूरा गांव रोक रहा है, क्या करोगे, अब तो शादी कर दो। ये रुकावट सबसे पहले। लड़कियां आगे क्यों नहीं पढ़ती, ये कारण है जो इस पर चोट करती है कहानी। और वो इस अर्थ में, यानी यह महिला ही महत्वपूर्ण है, वो माँ महत्वपूर्ण है जो सपना देखती है, वो अकेला अफवाह महत्वपूर्ण है जो खुर्राट महिला के रूप में, लड़ाकू महिला के रूप में एक परिचय इस कहानी में मिलता है। और ये दोनों महिलाएं जो सपना देखती है, जो उनका स्वभाव लड़ने का, ये सपना देखने का, तो इन दोनों के बल पे वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं। अगर माँ सपना नहीं देखती, सपना देखने के बाद ही वो शहर गई, तो शहर तक ही जाती है। अगर अकेला अफवाह नहीं मिलती, मकान अगर दूसरा किराएदार, जैसा वो किराएदार आसपास के बता रहे थे कि नहीं इस मकान से बेहतर कोई भी ले लेना, तो बेहतर मकान अगर वो लेते हैं तो बेहतर साबित नहीं होता, शायद वो गांव वापस आ जाती आती ही, क्योंकि बोरिया बिस्तर बन रहा था। तो इससे अंदाजा लगाओ कि यह दोनों महिलाएं किस तरह से इन दोनों लड़कियों के लिए आधार स्तंभ बनती है। शिक्षा की रोशनी में आपको लिए आपके आसपास कई अंधेरे हैं, उस सघन अंधेरे को एक रोशनी की किरण बन करके आती है अकेला फुआ। तो अकेला फुआ यह महत्वपूर्ण महिला है, और इस तरह की महत्वपूर्ण महिला याद आती फिर कृष्णा सोबती की वो कहानी, एक लड़की जिसमें वो उनकी ए लड़की करके बात करते हैं ना, वो लड़का वो लड़की इस तरह से है, तो वो ए लड़की नाम से ही कहानी लिखती है, उसकी माँ और लड़की दोनों। तो इस तरह से लड़कियों को लेकर के महिलाएं, यानी स्त्री विमर्श चल रहा है, यानी स्त्री लेखिकाओं ने स्त्री पक्ष को लेकर के कहानियां लिखी है। तो स्त्री पक्ष की तो बहुत बड़ी कमी है कि वो पुरुषों को कमजोर बताती हैं, या तो पुरुष बिल्कुल कमजोर है, या पुरुष फिर आवारा है, वो जो आवारा लड़का है, और आवारा लड़कों की बरमार हर जगह मिलेगी। तो यहाँ इस कहानी में भी वो आवारा लड़के किसी की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद करते हैं, या ज़िंदगी बर्बाद ही हो रही थी अगर वो बिस्तर बांध करके घर चली जाती। तो ये रुकावट कहाँ से बनी, ऐसी बोल्ड महिलाओं से। तो शिक्षा हमें साहस पैदा करना सिखाती है, और ऐसे वाक़यात हमारे साथ, ऐसी घटनाएं क्रम होती है। तो अगर हम साहित्य पढ़ते रहें तो साहित्य भी हमें रास्ता दिखाता है। तो ये कहानी आपको किस तरह से आप तक पहुंची, ये पहुंचने के माध्यम कैसे बनते हैं। अगर आप कॉलेज ही नहीं आते तो ये कहानी कैसे पढ़ते हैं, और कहानी पढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि कहानीकार का उद्देश्य समाज को, किसी भी रचनाकार का उद्देश्य होता है समाज को दिशा देना, या जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब तबका है, उसके साथ खड़ा होता है रचनाकार। यानी जो दबाया जाता है वो क्यों दब रहा है, उसके पीछे के कारण खोजे जाते हैं। तो यहाँ कारण खोजे गए, कारण हमारे सामने हैं। तो इस तरह से ये महाविद्यालय में आज हम, ये हमारा नवोदित महाविद्यालय है, और नवोदित महाविद्यालय चूँकि स्कूल जर्जर स्कूल में चल रहा है, तो जर्जर स्कूल हो सकता है, इमारत जर्जर हो सकती है, लेकिन हमारे हौसले मजबूत होने चाहिए। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे उस महाविद्यालय में जो हमारा बन चुका है